Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 24th of August 2021. तो गाइस आज है तारीख 24 अगस्त 2021 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन बोलता है साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर ऑल क्वेश्चंस एंड स्माइलिंग इज द बेस्ट रिएक्शन टू ऑल सिचुएशन। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका एक बेस्ट आंसर साइलेंस ही है। चुप रहना ही बेहतर है और चुप रहकर जो भी आपने गोल सेट कर रखा है उसको अचीव करना ही बेहतर तरीका आपको देखने को मिल जाएगा। जब अपना गोल अचीव कर लोगे आप तो डेफिनेटली सब लोगों को इसका आंसर भी मिल जाएगा, अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और सब लोगों को पता भी चल जाएगा कि हाँ पीछे बैठकर आप कर क्या रहे थे, चुप रहकर कितना हार्डवर्क कर रहे थे। उसके बाद देखो जब आप भी अपना गोल सेट करते हो, गोल सेट करने के बाद जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो सारी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है, चाहे वो गुड सिचुएशन हो चाहे वो बैड सिचुएशन हो। गुड सिचुएशन है हम लोग उसको एंजॉय करके आगे बढ़ा देते हैं, बट जो बैड सिचुएशन है वहां पे हम लोग परेशान हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर बैड सिचुएशन आ रही है तो आपको बैठना है, परेशान नहीं होना है, कॉपी पेन लेकर बैठो, देखो यहां से मैंने क्या सीखा है और ये गलती मैं आगे नहीं दोहराने वाला हूं। अब यहां पर ये जो सीखी है मैंने, ये जो चीज़ है इसको मैं आगे लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये लाइफ में बड़ा बदलाव करती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में इंप्लीमेंट करना सीखना है हम सभी लोगों को। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं जो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट है ऑन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के ऊपर बहुत बुरा हाल पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने के लिए एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है। यहाँ पे जितने भी आर्टिकल है मैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूँ। दूसरा आर्टिकल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया के वूल सेक्टर के बारे में, मतलब एक यूनिक आर्टिकल है, बहुत कमी से देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर जो वूल सेक्टर है, ऊन का सेक्टर है, वो काफ़ी हद तक डाउन जा रहा है। पहले तो ग्रोथ में था लेकिन आज के टाइम पर ये काफ़ी हद तक डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे क्या कारण है, अब इसको वापस से बढ़ाने के लिए क्या क्या सजेशंस हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद थर्ड आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये चैलेंज क्या है एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के नारायण कोटी टेम्पल के बारे में। ये चर्चा में है, कोई भी टेम्पल आता है तो उसको ज़रूर मैप में देखा करो, ज़रूर उसके बारे में डिटेल में पढ़ा करो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और आपके सिलेबस का पार्ट है। जब आप लोग यूपीएससी जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक निकालोगे या फिर आर्ट एंड कल्चर की जब आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे पूरा एक सेपरेट चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा टेम्पल्स का। तो इसको ज़रूर डिटेल में पढ़ा करो। टेम्पल के बारे में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ और भी वेरियस इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। एक स्कीम के अंडर में इस टेम्पल को लाया गया है, वो क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके बाद एट द लास्ट हम बात करने वाले हैं तुंगभद्रा डैम के बारे में। डैम कहां पर है, क्यों है न्यूज़ में, और यहां पर डैम के रिगार्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर 2 वीडियो डेली ही अपलोड होते ही होते हैं। जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सुबह मॉर्निंग में 7 बजे अपलोड हो जाता है और उससे पहले सुबह 5 बजे आपको ये वाला वीडियो मिल जाता है। तो अगर आप लोग दोनों वीडियो देख लेते हो तो आपका मतलब करंट अफेयर का काम हो जाएगा। जो यूपीएससी स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से जितने भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो वो सब मैं यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये डेली करंट अफेयर के वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी मैं 5 आर्टिकल डेली लेकर आऊँ और 5 आर्टिकल सारे क्वालिटी वाले आर्टिकल लेकर आऊँ जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। बट गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि रिवीजन करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग चीज़ों को लंबा समय तक याद रख पाएं प्लस कनेक्ट कर पाएं। तो कल हम लोगों ने बात करी थी पहले आर्टिकल में, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो काफ़ी धीमी गति से बढ़ रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है, जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ जो केस है वो लंबे समय तक चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बदलाव कर लाने की, जैसे कि यहाँ पर लॉज नए लेकर आओ, प्लस यहाँ पर पुलिस और जो भी एक तरीके से जज और पॉपुलेशन है उसका रेशियो सही रखो ताकि जो केसेस हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो पाएं। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। देन उसके बाद हमने प्रसाद स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है, प्रसाद की फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को। ये जो प्रसाद स्कीम है
इसका मेन मकसद क्या है, कल मैंने डिटेल में बताया था, तो देखते हैं किन किन लोगों को याद है। तो उसके बाद हमने कल बात करी थी जो कास्केड फ्रॉग है, इसकी एक नई प्रजाति पाई गई है और ये नई प्रजाति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राउन कलर की प्रजाति है, इस छोटा सा साइज़ है और काफ़ी हद तक ये यूनिक देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंढक। तो आपको ध्यान रखना है, जो बाकी फ्रॉग्स होते हैं उनसे जो है काफ़ी हद तक अलग ये देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना यह है कास्केड फ्रॉग कहाँ पर पाया गया है, ये भी ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं किन किन लोगों ने अच्छे से सुना था, तो रिविजन ऐसे ही हो पाएगा। देन उसके बाद फोर्थ आर्टिकल में हमने बात करी थी चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। चाइना जो है 3 चाइल्ड पॉलिसी को पास कर चुका है। आज के टाइम पर वो कोशिश ये कर रहा है कि हर एक व्यक्ति के 3 बच्चे हों ताकि अपनी पॉपुलेशन को वो बढ़ा सकें, क्योंकि आज के टाइम पर जो पॉपुलेशन है उनकी कम होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती हुई नजर आ रही है, जो लोग हैं वहाँ पे वो बूढ़े हो रहे हैं, ओल्ड एज के कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि नए बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं तो वो लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक टाइम बाद क्या होगा कि उसकी इकोनॉमी को कौन कंट्रीब्यूट करेगा? बूढ़े लोग तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, बूढ़े लोग तो यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से लेकर चाइना के अंदर ये टेंशन वाली बात चल रही है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट के बारे में। अभी इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर इसी को लेकर चर्चा हो रही है। देन उसके बाद हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी, ये एक यूनिक डिज़ाइन है, इससे हम लोग काफ़ी हद तक बेहतर काम कर सकते हैं, सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का एक अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हमने एट द लास्ट बात करी थी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। तो यूपी के फॉर्मर चीफ सीएम है कल्याण सिंह जी, इनकी डेथ हो गई है, इसी वजह से ये चर्चा में थे, तो आपको याद रखना है। मैंने मतलब कल ज़्यादा चर्चा में था ये आर्टिकल, इस वजह से मैंने ये डिस्कस कर लिया था। अदरवाइज यहाँ पे शुरू के जो 5 आर्टिकल थे ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे। तो बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करेंगे अपने पहले आर्टिकल से। जो हमारा पहला आर्टिकल होने वाला है वो यूपीएससी जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जब आप सिलेबस देखोगे तो एनवायरमेंट सेक्शन आपको जीएस पेपर 3 के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आज का पहला आर्टिकल चर्चा करता है स्टेट ऑफ क्लाइमेट ऑन लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन 2020। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट लाई गई है डब्ल्यूएमओ के द्वारा, 2020 की ये रिपोर्ट लाई है। डब्ल्यूएमओ क्या है? वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनका कहना यह है कि ये जो लैटिन अमेरिका वाला एरिया है, आपको ये पूरा का ऊपर आपको ये नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, नीचे ये साउथ अमेरिका को देखने को मिल जाएगा, इधर आपको कैरिबियन आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जितना भी एरिया है इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है। तो एक एक करके हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएमओ, इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज करी और रिपोर्ट के अंदर बताया है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स पर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को लोकेशन दिखाई है। और 2020 का ये डेटा बताया गया है। और 2020 में बहुत ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिली है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सूखा पड़ा है बहुत ज़्यादा रीजन, फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी है, ठीक है, साइक्लोन्स देखने को मिले, और इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी भी रही, लोगों को खाना नहीं मिल पाया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है इन वाले एरियाज़ के अंदर। और आपको मालूम होगा हाल ही में जो आईपीसीसी है उसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर इन्होंने अपने छठे जो असेसमेंट रिपोर्ट है इसके अंदर यह बताया कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के लिए काफ़ी हद तक खतरनाक है। मैं आपको सोर्सेस भी दिखाता रहूँगा कहाँ कहाँ से मैंने आर्टिकल लिए हैं। तो ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ से लिया गया है। तो आप लोगों को सुना होगा आप लोगों ने कि हाँ, डाउन टू अर्थ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हो। तो डाउन टू अर्थ को भी यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ डेली बेसिस पर। डाउन टू अर्थ हो गया, द हिंदू हो गया, साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी एयर, यही 4-5 जो है सोर्स का इस्तेमाल करता हूँ मैं इस डेली करंट अफेयर वीडियो को बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हेडिंग दे रखी है और इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसी बॉडी ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। तो डब्ल्यूएमओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर आपको 192 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इसके मेंबर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट्स एंड टेरिटरीज जो भी हैं यहाँ पर आपको इसकी मेंबरशिप लेते हुए नजर आएंगे। इंडिया जो है एक वन ऑफ द मेंबर इसका देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये जो ओरिजिनेट हुआ था ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से निकल कर आया है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये डब्ल्यूएमओ, आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको एक कन्वेंशन के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था। जो डब्ल्यूएमओ कन्वेंशन था 23 मार्च 1950 में एक तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है। और ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है? तो एक रिपोर्ट तो पब्लिश करता है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, और दूसरी रिपोर्ट पब्लिश करता है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो अभी यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है ये आई है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट वाली, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देन उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो टेम्परेचर है इस वाले एरिया में, लैटिन अमेरिका की बात हो रही है, जो ये नीचे साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, साथ ही साथ जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं जो ऊपर की साइड आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें डोमिनिका ये सारी कंट्रीज आती हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। साल 2020 के अंदर लगभग आप कह सकते हो कि
जो भी साल आए, जो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साल के अंदर गिना जाएगा, ये हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिला है सेंट्रल अमेरिका के अंदर और कैरिबियन के अंदर। ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर भी यहाँ पे आप कह सकते हो ये दूसरा साल ऐसा है जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। और उसी के साथ जो सी सरफेस का, जो समुद्र का सरफेस है, वहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। और जितना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, तो नॉर्मल के आप कह सकते हो नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल से कहीं गुना ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला है। साथ ही साथ हीट वेव्स देखने को मिली हैं, गरम गरम हवाएं चली हैं, जिन्होंने पूरी तरह से इस पूरे रीजन को डोमिनेट किया। लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे कुछ दिन देखने को मिला है कि टेम्परेचर पहुंचा है। तो आप समझ सकते हो जहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही है, वहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो ये क्या सिचुएशन देखने को मिल रही होगी, ये है एक बहुत बुरा इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद इन सब चीज़ों के अलावा बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई और मूसलाधार बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड्स देखने को मिले, बाढ़ आई है, फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले हैं। तो ये भी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इंटेंस रेनफॉल की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। और इंटेंस रेनफॉल के पीछे भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का कारण, ये सबसे बड़ा कारण देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा यहाँ पे बोला गया है कि वहाँ के जंगलों के अंदर काफ़ी आग लगी। आपको मालूम होगा अमेज़न के जो जंगल हैं, जो कि सबसे बड़े जंगल माने जाते हैं दुनिया भर में, तो वहाँ पे जंगलों के अंदर आग लग गई थी। प्लस बहुत सारे साइक्लोन्स देखने को मिले हैं एटलांटिक बेसिन के अंदर। जो एटलांटिक ओशन है, वहाँ पर बोला गया है लगभग साल 2020 के अंदर 30 साइक्लोन आए हैं। और ये 30 साइक्लोन के साथ यहाँ पे साल 2020 के अंदर एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बन चुका है कि यहाँ एक साल के अंदर एटलांटिक ओशन में इतने जो है साइक्लोन्स देखने को मिले। साथ ही साथ जंगलों के अंदर आग लगी है, तो कहीं ना कहीं ये सब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बहुत बुरा इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे लैटिन अमेरिका वाले पोर्शन के ऊपर। अब इसका इंपैक्ट क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले। इसकी वजह से लगभग 8 मिलियन लोगों जो हैं सेंट्रल अमेरिका के अंदर बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं। 8 मिलियन बहुत होता है, इतने लोग जो है करीबन 80 लाख लोग जो हैं यहाँ पे अफेक्ट हुए इन सब चीज़ों की वजह से। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको मालूम है क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं। कोविड-19 की दिक्कत तो दुनिया भर में चल रही है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये सारी चीज़ें तो देखने को मिल ही रहा है। अब यहाँ पर बताया गया सजेशंस कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक हजार्ड स्पेसिफिक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए होना चाहिए कोई ना कोई चीज़ें। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक अर्ली वार्निंग दे सके कि हाँ भाई ये साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज इस प्रकार से हो रहा है, तो आप यहाँ पर एक अर्ली वार्निंग मिल जाए, कुछ टाइम पहले यहाँ पे वार्निंग मिल जाए लोगों को, ताकि लोग जो है कुछ चीज़ों के अंदर सुधार कर पाएं और अपनी लोग जान बचा सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दूसरा सजेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना होगा। अगेन वही वाली बात है कि आपको जो है एक प्लान पहले से ही सेट करके चलना पड़ेगा। आपके पास अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा तो आपको शुरू में इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ये सिचुएशन अब खराब होने वाली है, तो इसको लेकर आपको यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही साथ आप मैंग्रोव्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कर सकते हो। मैंग्रोव्स इस तरीके से यहाँ पर जो ये प्लांटेशन कर सकते हो मैंग्रोव्स का, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के पेड़ लगा सकते हो। इससे क्या होगा, ये जो मैंग्रोव्स है ना, ये बहुत ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट तरीका देखने को मिलता है। तो जो भी जंगल है, जंगल से ज़्यादा जो ये मैंग्रोव्स है, ये एक तरीके से यहाँ पे कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर प्लांटेशन करना चाहिए मैंग्रोव्स का, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो, फाइनेंशियली पैसा लगा सकते हो। जो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम आने वाले टाइम पर अगले दिन का आपका जो मौसम है वो अच्छे से बता सके कि हाँ अगले दिन का मौसम कैसा रहने वाला है, क्लाइमेट कैसा रहने वाला है, जिसके थ्रू जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये साइक्लोन आने वाला है इतने दिन बाद, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे उस चीज़ को लेकर, ताकि इतना नुकसान भी ना हो, लोगों की जान ना जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं सजेशंस के तौर पर। नाउ जैसा मैंने बताया, ये सब कुछ कौन से रीजन में देखने को मिला है, तो वो लैटिन अमेरिका वाले रीजन में देखने को मिला है, और जो कैरिबियन रीजन है वहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। और मैप में मैंने आपको दिखाया एग्जैक्टली ये वाली जगह है। ऊपर तो आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ये अमेजन बेसिन हो गया, इधर आपको बहुत सारे ये मतलब इधर कंट्रीज़ हैं, फिर उसके बाद ये कैरिबियन आइलैंड्स हो गए। इन्हीं सभी जगह पर ये इम्पैक्ट पड़ा है इन सब चीज़ों का। ओके, एक तरीके से क्लाइमेट चेंज का इन्हीं जगह पर इम्पैक्ट पड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन है, इसके अंदर लगभग 33 कंट्रीज आती हैं, तो 33 कंट्रीज़ के ऊपर इतना बुरा इंपैक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है, यहाँ पर मेरा मेन फोकस यही है कि मैं हर एक आर्टिकल को प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हिट करूँ। अगला आर्टिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जब आप लोग सिलेबस देखोगे तो इकोनॉमी आपका जीएस पेपर 3 के अंदर स्टैंड करता है। यहाँ पर चर्चा हो रही है इंडिया के वूल सेक्टर के बारे में, यानी जो ऊन होता है ना, तो ऊन के मामले में हम लोग काफ़ी हद तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो डिमांड बड़ी है और एक तरीके से हम लोग ऊन को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इवन यहाँ पर ये सिचुएशन है कि हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं वूल का,
या फिर हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा शीप है, यानी भारत के अंदर जो शीप है सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हम लोग वूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी का वूल आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इसके पीछे कारण क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। हो क्या रहा है ना, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट शीप पॉपुलेशन के अंदर आता है, मतलब दुनिया भर में भारत की तीसरे नंबर पर रैंक है जहां पर सबसे ज़्यादा शीप पाए जाते हैं। उसके बाद भी हम लोग बहुत सारी कंट्री से जो ऊन है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे आप देख पाओगे जो शीप का वूल प्रोडक्शन है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 2007 और 8 के अंदर आपको 43.9% का देखने को मिलेगा, 43 और 9% इन मिलियन केजीज यहाँ पे बोला गया है। उसका ये थोड़ा सा आप देख पाओगे हर साल डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। 2018-19 के अंदर ये 40.4 ये देखने को मिला है। तो मतलब जो वूल प्रोडक्शन है, ऊन का जो प्रोडक्शन है वो लगातार कम हो रहा है, लेकिन शीप का जो मीट प्रोडक्शन है उसको मीट के तौर पे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आप देख पाओगे वो कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब मीट प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है प्लस वूल प्रोडक्शन हमारा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो यही एक कारण है कि हम लोग मीट की तरफ, शीप के मीट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम लोग वूल को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ये यहाँ पर बोला गया। इंडिया जो है 7वें नंबर पर आता है, 7 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वूल का दुनिया भर में। हम लोग 7वें नंबर पर आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा वूल को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन बात करें तो वर्ल्ड के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग लगभग 2 से 3% हमारे कंट्री के अंदर ये वूल का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया भारत तीसरे नंबर पर आता है दुनिया भर में, जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है शीप की। लगभग 64 मिलियन शीप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वूल का प्रोडक्शन लगातार कम होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर इनसफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से इंडिया के क्या हुआ, इंडिया जो है डिपेंड हो चुका है बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर। हम लोग जो है रॉ वूल को मंगा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, और फिर इस वूल को मंगाकर हम लोग कारपेट बनाते हैं, यान, फैब्रिक्स, गारमेंट्स बनाने के बाद दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स को, यूरोप को हम लोग बाद में बेचते हैं। तो अगर हम लोग वूल को अपने कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करके इसका बनाकर जो भी चीज़ है वो हम लोग बेचेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आज के टाइम पर हम लोग इस चीज़ को इंपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग मीट प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख रहा है हम लोगों ने। राजस्थान एक लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर है, तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो वूल इंडस्ट्री है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो ये जो वूल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। लगभग 2.7 मिलियन वर्कर से लेकर आप कह सकते हो उनको रोजगार दिया जाता है। 1.2 मिलियन जो वर्कर्स है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर रोजगार उनको प्राप्त होता है। 1.2 मिलियन लोग जो है शीप रेयरिंग के अंदर हैं, फार्मिंग के अंदर हैं, और 0.3 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पर कारपेट सेक्टर के अंदर। तो मतलब वूल इंडस्ट्री जो है ना, जो ऊन वाली इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करवाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। लेकिन आज के टाइम पर ये इंडस्ट्री हमारी डिक्लाइन होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर डिक्लाइन होने के पीछे, इसके पीछे चैलेंजेस क्या क्या हैं, दिक्कतें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला चैलेंज है जो इंडिजीनियस वूल है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करने लगे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर बात करें 2020 तक, मतलब 2011 से लेकर 2020 तक जो ऊन का कंजम्पशन है हमारी कंट्री के द्वारा वो बहुत कम हुआ है। एक तरीके से आप कह सकते हो, पिछले 10 सालों के अंदर जो हमारा वूल का कंजम्पशन है वो ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसके बाद अचानक से जो है ना इस वूल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा डाउन पहुंच चुका है। अब आप कह सकते हो कि इसके पीछे और भी दिक्कतें हैं, और कारण क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास बहुत पुराने फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। बहुत पुरानी फैसिलिटीज़ हैं, आउटडेटेड फैसिलिटीज़ हैं, उनको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इतना अच्छा मिलता नहीं है। ठीक है, अगर एमएसपी प्रोवाइड किया जाए, फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, तो यहाँ पे वूल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्लस कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो कि वूल टेक्नोलॉजी को सिखा सके, तो यहाँ पर ये सारी कमियाँ हैं। क्या यहाँ पे हमारी भारत सरकार का कोई इनिशिएटिव है वूल प्रोडक्शन को लेकर? बिल्कुल, यहाँ पे गवर्नमेंट का एक छोटा सा इनिशिएटिव भी है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो हमारा वूल सेक्टर है इसको ग्रो करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इन्होंने एक प्रोग्राम बना रखा है, वो है इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी वो आपका जीएस पेपर 3 के अंदर स्टैंड करता है। यहाँ पे आर्टिकल में चर्चा हो रही है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने 5वां एडिशन लॉन्च कर दिया है। किस चीज़ का? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का। तो आपको ध्यान रखना है, यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, और आप देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस भी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी हाल ही में 5वां एडिशन लॉन्च किया गया है। किसका? डिस्क का। डिस्क को हम लोग बोलते हैं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो इन डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गन्स, आर्टिलरीज, जो भी चीज़ें हो गई, हम लोग उनका प्रोडक्शन करेंगे अपने कंट्री के अंदर। इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि नए नए इनोवेशंस हो। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो पूरा का पूरा डिफेंस इक्विपमेंट है, एक तरीके से डिफेंस
इनोवेशन है, इसको हम लोग किसके अंडर में लेकर चल रहे हैं, उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं आईडेक्स DIO के अंडर में। आईडेक्स की फुल फॉर्म है इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस, यानी कि जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर नए नए आविष्कार करके लेकर आना। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, लगभग 35 प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, 35 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखने को मिले हैं, 13 सर्विस से प्रॉब्लम निकल कर आई हैं, 22 जो है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली हैं। और उन दिक्कतों में से यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 5G नेटवर्क, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें बताई गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अभी आप लोगों को समझना यह है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो 5वां एडिशन है, ये किसके अंडर में लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आईडेक्स के अंडर में, ठीक है। अब ये आईडेक्स क्या है पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर ये स्कीम क्या बात करेगी। तो आईडेक्स को लॉन्च किया गया था 2018 में। इसकी फुल फॉर्म है इनोवेशन ऑफ डिफेंस इकोसिस्टम। जो भी हमारा डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर नए नए इनोवेशंस लेकर आना, नए नए आविष्कार करना और उसको ग्रो करना, उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, खासकर एरोस्पेस और जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आना, नए नए इनोवेशंस को करना। तो इसके ऊपर फोकस करता है आईडेक्स। अब यहाँ पर एक तरीके से ये फंड भी प्रोवाइड करवाता है और यहाँ पे ग्रांट करता है MSME को, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इंडिविजुअल इनोवेटर हो गए, छोटे मोटे लोग हैं जो कि चाहते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, तो उन लोगों को यहाँ पे फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। अब आईडेक्स कौन फंड करता है, ऑब्वियसली बात है आईडेक्स को फंड करने वाली बॉडी है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने कंट्री के अंदर रिसर्च करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो हम अपनी कंट्री के अंदर खुद बनाएं, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी हम लोग अपनी कंट्री के अंदर खुद बनाएं, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो रशिया, USA इन लोगों से खरीदते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करेंगे, प्लस जो है नए नए जो इनोवेशंस होंगे वो हमारी कंट्री के अंदर ही ग्रो होंगे, इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि चर्चा में क्या है, चर्चा में है डिस्क, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया, इसका 5वां एडिशन लॉन्च किया गया है। डिस्क क्या है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। अब यहाँ पर जो ये डिस्क है इसका मेन मकसद यह है जो छोटे मोटे एंटरप्राइज होते हैं उनको सपोर्ट करना, जो भी यहाँ पर मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उनको सपोर्ट करना कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और जो है नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के अंदर वर्क करें, डिफेंस सेक्टर के अंदर ये कंट्रीब्यूट करें। इससे क्या होगा, जब हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, हम अपने कंट्री के अंदर खुद जो है डिफेंस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, तो इससे हमारी सेल्फ रिलायंसी बढ़ेगी। मतलब हम लोग किसी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम लोग अपनी कंट्री के अंदर खुद बनाकर खुद अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा बनाकर हम लोग बेच सकते हैं दूसरी कंट्री को और उससे भी हम लोग फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका फोकस है। इसको लॉन्च किया गया था डिस्क को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी पार्टनरशिप करी थी अटल इनोवेशन मिशन के साथ। उसके बाद जहां पर इसको लॉन्च किया गया था, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, इंडियन कंपनीज हैं, इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका मेन फोकस यही है कि जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करना, इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना और उसको मैन्युफैक्चरिंग करना हमारे कंट्री के अंदर। इसका मेन फोकस क्या है, मैंने आपको विजन बता ही दिया है। इसका सिग्निफिकेंस ये भी है, देखो मेन इंपॉर्टेंस ये भी है कि हम लोग जब इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और हम लोग इसके अंदर नई नई चीज़ें और ला सकते हैं। डिफेंस सेक्टर को अंदर इंडिजिनाइजेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिजिनाइजेशन मतलब हम अपनी कंट्री के अंदर खुद जो है डेवलप करें, प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसको बोला गया है, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक गोल सेट कर रखा है, लगभग 25 बिलियन US डॉलर की हम लोग अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बना देंगे साल 2025 तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप करके दूसरी कंट्रीज़ को बेचकर भी हम लोग अपनी ये जो डिफेंस सेक्टर है इसको हम लोग और ज़्यादा ग्रो करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आज के टाइम पर हमें ज़रूरत किस लिए है, देखो हम अपने कंट्री के अंदर खुद प्रोडक्शन करें, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत है सबसे पहली बात हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगा, क्योंकि हम लोग जो है दुनिया भर में एक लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसके, ये जो इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, इनके हम लोग जो है दुनिया भर में सेकंड नंबर पे आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वेपन्स को परचेस करते हैं। अब हम लोग अपने कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे तो हमें किसी से परचेस करने की ज़रूरत रहेगी नहीं। प्लस जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि हम कमा तो रहे हैं लेकिन क्या है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, बचा कम पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कम दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कर सकते हैं। प्लस जब हम अपनी कंट्री के अंदर इन चीज़ों को ग्रो करेंगे, हम अपनी कंट्री के अंदर जब डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को काम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ देखो बहुत सारी दिक्कतें भी देखने को मिल जाती हैं जब आप डिफेंस सेक्टर को इंडिजनाइज करोगे, क्योंकि मतलब कि पैसा इतना आता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर पार्टिसिपेट करता नहीं है, एक्सपर्ट लोग इतने हैं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ओवरऑल जब आप काम करना शुरू करोगे तो ये सारी दिक्कतें भी ओवरकम कर दी जाती हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस पेपर 1 के अंदर टू बी वेरी स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर के अंदर आएगा। यहाँ पे चर्चा हो रही है
उत्तराखंड के नारायण कोटी टेम्पल के बारे में। यहाँ पर उत्तराखंड का जो नारायण कोटी टेम्पल है, इसने एक हेरिटेज प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये टेम्पल का कुछ इस प्रकार का पिक्चर है, काफ़ी सुंदर सा ये टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। ये आर्टिकल अगेन इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे चर्चा में है उत्तराखंड का जो नारायण कोटी टेम्पल है उसका, उसके बारे में। इसको अभी सेंटर हेरिटेज स्कीम के अंडर में डाला गया है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको देखना है ये हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है जिसके अंडर में ये हमने नारायण कोटी टेम्पल को डाला है। तो इस स्कीम को एक तरीके से, ये जो हेरिटेज प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2017 में, जिस दिन हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से ये एफर्ट किसी एक का नहीं है, ये एफर्ट बहुत सारे लोगों ने मिलकर लगाया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाया है। अब इस प्रोजेक्ट का मेन काम यह है कि जैसे मान लो कोई भी हमारे विरासत स्थल हो गए, जो पुरानी चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं हमारी, वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करना, जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना, कि मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, घूमें, ठीक है, टूर करें, और इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो होती हुई नजर आएगी। क्योंकि क्या है, जब उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको इसकी स्कीम के अंडर में डाला जा रहा है, नए नए डेवलपमेंट होंगे, वहां पर नई नई चीजें लाई जाएंगी, टूरिस्ट के लिए नई नई चीजें बनाई जा रही हैं, तो क्या होगा, लोग वहां पर आना पसंद करेंगे, तो वहां पर लोग पैसा खर्चेंगे भी, और खर्चेंगे तो वहां की इकोनॉमी ग्रो होती हुई नजर आएगी। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जो साइट्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह इनको सेलेक्ट करा जाता है इस स्कीम के अंडर में। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि सारा काम किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने की पूरी कोशिश की जाती है, और यहाँ पर फंड वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन ये है, क्या इस प्रकार की हमारे पास और भी बहुत सारी स्कीम है जो कि टूरिज्म वगैरह को प्रमोट करती हैं, जो ये हमारे विरासत स्थल हो गए या फिर पवित्र स्थल हो गए यहाँ पर? तो बिल्कुल सबसे पहले आप देख पाओगे एक और इनिशिएटिव है हमारे पास, एक और स्कीम है, वो है देखो अपना देश करके। उसके बाद आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स है, उसके बाद स्वदेश दर्शन है, देन उसके बाद पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल है। ये सारी आपको अलग स्कीम्स देखने को मिलेंगी जो कि कहीं ना कहीं इस टूरिज्म को प्रमोट करती हुई नजर आती हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं नारायण कोटी टेम्पल के बारे में, क्योंकि इसी टेम्पल को इस स्कीम के अंडर में डाला गया है, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। तो नारायण कोटी टेम्पल एक तरीके से जो एंशिएंट टेम्पल्स, हमारे पुराने ज़माने के जो टेम्पल्स हैं उनके ग्रुप का एक वन ऑफ द टेम्पल बोला जाता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? जो ये रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे है वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक ऐसा इकलौता टेम्पल है हमारे देश के अंदर जिसको बोला जाता है, जहाँ पर 9 प्लैनेटरी टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब सिंबल ऑफ 9 प्लैनेट्स यहाँ पर बोला जाता है। उसके बाद ये जो टेम्पल है ये लक्ष्मी नारायण जी को डिवोट किया गया है। आपको ध्यान रखना है, इस टेम्पल को बनाया गया था 9th सेंचुरी के अंदर। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेस है उत्तराखंड के अंदर, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और क्या क्या चीज़ें घूमने लायक, जैसे 4 धाम हो गया, 4 धाम के अंदर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको हम लोग 4 धाम बोलते हैं। और इस 4 धाम के अंदर अभी आपको मालूम होगा जो 4 धाम परियोजना चल रही है, जो कि इन 4 धाम को अच्छे से कनेक्ट करने की बातचीत करी गई है बाय रोडवे। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर एक और मतलब घूमने लायक जगह है, वो है इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो है हेमकुंड साहिब। ठीक है, जिसको हम लोग गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की नाम से भी जानते हैं। ये सिख की प्लेस है, एक तरीके सिख प्लेस ऑफ वर्शिप है, एक पवित्र स्थल है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये गुरु गोविंद सिंह जी को डिवोट किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो उत्तराखंड है वहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो एक जिसको हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी बोलते हैं। नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी टाइगर रिजर्व है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उत्तराखंड के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे आज के आखिरी आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है तुंगभद्रा डैम के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो तुंगभद्रा डैम पर विजिट करे हैं, जो कि कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि पीआईबी का क्या महत्व है यूपीएससी के करंट अफेयर के अंदर। नाउ बात करेंगे जो तुंगभद्रा डैम है, इसको हम लोग पंपा डैम सागर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस डैम को पंपा सागर ही बोला जाता है। ये एक मल्टीपर्पज़ डैम है, इसका काफ़ी सारी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाया गया है तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है तुंगभद्रा डैम जो है तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही बना है, और एक तरीके से ये है कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, इसको बनाया गया था डॉक्टर थिरुमलाई अयंगर के द्वारा 1953 में। जो ये तुंगभद्रा रिजर्वायर है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी बड़ी है, लगभग 101,000 मिलियन क्यूबिक मीटर की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। इतना यहाँ पे पानी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये लगभग 28,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक ये फैला हुआ है। इस डैम की जो हाइट है वो है 49.5 मीटर्स, तो आपको ध्यान रखना है।
अब बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस की। देखो इंपॉर्टेंस इसका बहुत है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ जो है ना इस डैम के आसपास वो सूखे पड़े हुए हैं। उन सूखे पड़े हुए एरियाज़ को यहाँ पे पानी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर जो कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अनंतपुर, कोडप्पा, कुरनूल, ये आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इन सभी जगह पर आप कह सकते हो ये काफ़ी लाइफलाइन की तरह वर्क करता है। उसके बाद इरिगेशन के अलावा भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि हाइडल पावर को जनरेट करता है, प्लस जो है बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उसको रोकने का काम करता है ये डैम। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब पानी को स्टोर कर रखा है तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट भी करते हैं। देन उसके बाद ये जो डैम है ये किस पे बना है, तुंगभद्र रिवर के ऊपर बना है। तो आपको ध्यान रखना है, तुंगभद्र रिवर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये एक सैक्रेड रिवर है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे पवित्र रिवर मानी जाती है सदर्न इंडिया के अंदर। साथ ही साथ ये बहती है कर्नाटका से आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कर्नाटका से आंध्र प्रदेश में, ये आपको कर्नाटका वाला ये वाला एरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपको ये देखने को मिल जाएगा बराबर में। तो ऐसे यहाँ पर ही बहती हुई जा रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये है तुंगभद्र रिवर, ठीक है। ये जो रिवर है 710 किलोमीटर लंबी रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो पहले नाम था वो था पंपा। ओके, नाउ पहले आप कह सकते हो कि ये जो रिवर है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया ये कहाँ से कहाँ फ्लो होती है। ये फ्लो होती है, आप देख पा रहे होंगे, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर ये रिवर फ्लो होती हुई नजर आ रही है। तुंगभद्र रिवर ये कर्नाटका से आंध्र प्रदेश में जा रही है। उसके बाद बोला गया इसके बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि भद्रा हो गई, हरिदर, वेदावती, तुंगा, वर्धा और उसके बाद कुमदावती। ये सारी जो है मेजर इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रिवर है ये फ्लो करती है एक राज्य से दूसरे राज्य में, आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद ये जो तुंगभद्र रिवर है यहाँ पे बताया गया ये कृष्णा रिवर को ज्वाइन कर लेता है ये आगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे आगे कृष्णा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। और ये जो कृष्णा रिवर है कहाँ पे जाकर गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिवर है, इसी रिवर के ऊपर तुंगभद्र डैम है जो कि चर्चा में है। आई होप आप लोगों को ये सारे आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।